राधे राधे फ्रेंड्स। छवि को देखकर सारी थकान भूल जाता है। वो बैठा उसे देख रहा था कि सिड का फोन आया। हेलो सिड, क्या खबर है यार? बहुत ढूंढा, तेरी मम्मी और भाई को पता नहीं चल पाया। हर्ष के साथ कई पुराने नौकरों के घर भी गए पर किसी को कुछ पता ही नहीं। बस यही कहते हैं कि बहुत अच्छी औरत थी, इसके अलावा कोई कुछ कहता ही नहीं, है ना हर्ष? सिड बोला, हाँ भैया, किसी को कुछ पता ही नहीं। मैं तो खुद चाहता था कि मम्मी और छोटू मिले, शायद मेरी किस्मत में उनसे मिलना ही नहीं लिखा। हर्ष ने सिड को फोन पकड़ाकर संग्राम से कहा, मुझे पता था इतनी पुरानी बात है, कैसे मिलते। अच्छा तू वापस आ जा, काम बहुत बढ़ गया है, संग्राम बोला। ओके कहकर सिड ने फोन बंद कर दिया। अहमदाबाद। हर्ष ने सिड की हेल्प तो की, लेकिन वो उन्हीं नौकरों के पास ले गया जो इन्हें पहचानते थे और उन्होंने वो बोला जो इसने सिखाया था। वो सिड के जाने के बाद नौकर के पास गया और नौकर ने उसे एक पर्ची पकड़ाई। उसे देखते उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो झट से कार लेकर निकल गया और उसे ये नहीं पता था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। ये सिड था। सिड को हर्ष पर पहले ही भरोसा नहीं था। उसने मन ही मन कहा, बाप पर पूत नस्ल में घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, मतलब कि बेटा बाप जैसा ही होगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही सही। ये सोचकर वो हर्ष पर नजर रख रहा था। उसने इसी नाटक के तहत जानबूझकर संग्राम को फोन किया था कि हर्ष सोचे कि उसने केस छोड़ दिया। हर्ष पुराने शहर की तरफ जा रहा था। सिड हैरान रह गया क्योंकि हर्ष उनके घर के सामने रुका और बेल बजाकर दरवाजा खुलने पर अंदर चला गया। सिड अपने घर के कोने कोने से वाकिफ था। वो कार से निकलकर दीवार के साथ खिसकता हुआ लिविंग रूम की खिड़की के पास आ खड़ा हो गया। हर्ष अंदर सिड के पापा से बात कर रहा था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? सुना है तुम्हारे पापा को जेल हो गई है। आखिर उसे अपने किए की सजा मिल ही गई। सिड के पापा बोले, अंकल आपसे एक बात पूछनी है। आपका संग्राम भैया की मम्मी के साथ क्या रिश्ता था? असल में मैं भैया के कहने पर मम्मी को ढूंढ रहा हूँ। मुझे इसी सिलसिले में एक पुराने नौकर ने आपके बारे में बताया कि अक्सर कर मेरे पापा उसके लड़ते वक्त का आपका नाम लेते थे, क्यों? हर्ष ने बड़े ही आदर से पूछा। सिड के तो होश उड़ गए। उसे लगा मानो किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। वो दीवार का सहारा लिए खड़ा था, नीचे तो नहीं तो नीचे गिर जाता। मेरे पापा और संग्राम की मम्मी, ये क्या पहेली है? वो और ध्यान से सुनने लगा। तुम्हें तो क्या किसी को भी नहीं पता कि संग्राम के पापा मेरे दोस्त थे। उसने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके बाद भाभी जी और बच्चों का ख्याल रखूं, हर मदद करूंगा, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने बीवी बच्चों में बिजी हो गया। भाभी की तुम्हारी पापा से शादी का मुझे बहुत देर बाद पता चला। फिर जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पापा परेशान हैं और उसने एक पत्नी रखी हुई है। वो कह रही थी कि ये उसे और उसके बेटों को मार देगा और ये भी कि वो कहीं दूर जाना चाहती है। मैंने उनकी हेल्प करने का वादा किया और उन्हें वहां से भगा लाया। फिर मैं उन्हें स्टेशन छोड़ आया। वहां से मुझे वापस भेज दिया गया ताकि कोई मुझ पर शक ना करे। पर शायद तेरे पापा को किसी ने यह कह दिया था कि वो किसी के साथ भाग गई है। उसके बाद वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। उसके पापा ने बताया। ये सब सुनकर सिड को कुछ शांति हुई कि वो गलत ही समझा था। उसे अपना पापा पर गर्व हो रहा था कि उन्होंने संग्राम की मम्मी की हेल्प करी। अब वो अपने दोस्त को मन से ये बता सकेगा कि उसके पापा थे जिन्होंने उसकी मम्मी को उस नर्क से भगाने में मदद की। वो खुद से ही खुश हो रहा था जो अपनी जगह से बाहर आया और सीधे दरवाजे की बेल बजा दी। उसने सोचा कि दरवाजा पहले की तरह उसके पापा खोलेंगे, तो दरवाजा खुलते ही वो आंखें बंद करके उनसे लिपट गया। अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? उनका नौकर रामू बोला। तब उसे पता चला कि ये क्या हो गया, पर उसने बात बदलते हुए कहा, कैसे हो मसूद भाई? मैं तो आपकी जादू की झप्पी दे रहा था, उसने हंसते हुए कहा। रामू हंसता हुआ अंदर चला गया। वो भी लिविंग रूम की तरफ चल दिया। हर्ष उसे देखकर चौंक गया। अरे भैया, आप यहाँ? हर्ष, तू यहाँ कैसे आया? और सुना है संग्राम ठीक है? उसने पापा से बचाकर हर्ष को आंख मारी। हाँ भैया ठीक है। मुझे आज घर की याद कैसे आई? उसके पापा देखते ही बोले। उसने आगे बढ़कर पापा के पैर छुए। बहुत बिजी था पापा, अभी थोड़ा सा ही फ्री हुआ तो आ गया, उसने बच्चों की तरह कहा। आ गया तू बेटा?
इधर आ। इनका तो यही काम है, आते ही शुरू हो जाते हैं, कहीं भी सोचते नहीं किस हाल में आया होगा, खाया या नहीं। उसकी मम्मी अंदर से आती हुई बोली, अरे ये क्या कह रही हो, मैंने क्या इसे गोली मारी है क्या? यही तो पूछ रहा हूँ, एच कैसे आ गया? पापा बोले। हर्ष उनका प्यार देखकर अपना टाइम याद कर रहा था। उनके घर में भी कभी ये माहौल नहीं हुआ करता था। ये प्यार भरी लड़ाइयाँ उसने कभी नहीं देखी। हर्ष तुम भी खाना खा के जाना, सिड ने कहा तो हर्ष रुक गया। खाना खाकर जब वो जाने लगा तो सिड ने उसे बाहर तक छोड़ने आया। वो बाहर आते ही बोला, हर्ष ये सब क्या है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बताया क्यों नहीं कि तुम्हें कुछ पता चला था? भैया मेरे मन में कोई गलत बात नहीं थी। मुझे नौकर से ही पता चला कि मेरे पापा अक्सर लड़ते वक्त संग्राम की मम्मी को आपके पापा का नाम लेके लड़ताड़ा करते थे। वो कहते थे कि इनका आपस में कोई गलत रिश्ता है। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा सच में हो और आपको दुख पहुंचे, इसलिए मैं अकेला आ गया। हर्ष बोला, अब क्या पता चला फिर? इनके बीच कुछ गलत नहीं था, वो सिर्फ मम्मी की हेल्प कर रहे थे पापा से दूर जाने में। हर्ष बोला। फिर वो चला गया। सिड अंदर आ गया। फिर मम्मी के जाने के बाद सिड ने पापा से पूछा, पापा क्या आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि संग्राम की मम्मी कहाँ चली गई? नहीं बेटा, मैं तो उन्हें स्टेशन पर ही छोड़ आया था। वहां से वो कहाँ गए उसके बाद उनका कोई भी फोन नहीं आया। मैंने ढूंढने की कोशिश की, इसलिए नहीं कि इसके पापा ने मेरी बदनामी कर दी थी, यह कहकर कि हमारे बीच नाजायज संबंध है। हमें ये लोग परेशान करने लगे थे। तेरी मम्मी का प्यार था जिसने कभी भरोसा नहीं छोड़ा। हम पुराना घर छोड़कर यहाँ आ गए। संग्राम के पापा वहां से और भी पॉश इलाके में चले गए। उनके पापा ने बताया, सारे शहर में संग्राम को ढूंढता फिर रहा है। उसे वो कहीं नहीं मिल रहा तो उसकी कंपनी पहुंच गया, लेकिन संग्राम वहां पर भी नहीं मिला। उसे वहां मिला ओम। सहस ने उससे पूछा, जी क्या मैं संग्राम जी से मिल सकता हूँ? सॉरी, वो यहाँ नहीं है। कहाँ गए हैं? पता नहीं। आप कौन और आपको क्या काम है? ओम ने पूछा। तो कुछ नहीं, बस दोस्त है, मिलने आया था, कहकर वापस चला गया। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, सुनना चाहता था, पर वो मिला ही नहीं। मनाली। छवि रोज की तरह स्कूल वापस आई तो उसे घर में शरद मिला। अरे आप, मैं आंटी की खबर लेने आया हूँ। मिल लिया, बस वापस ही जा रहा हूँ। आप मेरे साथ बैठते ही नहीं, आपने कभी कहा ही नहीं, उसने फ्लर्ट करते हुए कहा। फिर वो उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। उसे पता नहीं चला, उसका कमरा बहुत ही सुंदर है। छवि ने चौंक कर पीछे देखा। उसे पता नहीं था कि वो उसके कमरे में आ जाएगा। छवि उससे बोली, चलिए हम लिविंग रूम में बैठते हैं, मुझे आपसे एक बात कहनी है। असल में मैं आपको पसंद करता हूँ, आप बहुत ही सुंदर हैं। आपको पहली बार देखा था, तभी से आपसे प्यार हो गया। शरद बोला। छवि की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। वो शरद की दोस्ती खोना नहीं चाहती थी, पर उसके प्यार को भी अपना नहीं सकती थी। उसे इस सिचुएशन में सहस की याद आ गई। उसे लगा कि जब समझाने से सहस समझ गया था तो ये भी समझ जाएगा। वो बोली, शरद जी आप प्लीज ऐसी बातें ना कीजिए, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं आपको बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, तो ये बातें आप मुझसे ना कीजिए। आपकी बातों से साफ पता चलता है कि आप मुझे नापसंद नहीं करती। मुझे इतनी ही खुशी है। वो पति जो साल भर से आपसे मिलने नहीं आया, जिसने कभी आपकी कद्र नहीं की, उसके लिए खुद को तबाह क्यों कर रही हैं? शरद उसे उकसाने के लिए बोला। देखिए शरद जी, आप पसंद नापसंद की बात नहीं है, आप दोस्त हैं और आपको एक दोस्त की तौर पर पसंद करती हूँ। प्यार मैं सिर्फ अपने पति से करती हूँ, वो जो भी हैं मेरे पति हैं। मुझे उनके प्यार का इंतजार है और मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं। छवि बोली, क्या पता वो तुम्हें प्यार करता हो पर तुम्हें पता ही ना हो। शरद बेध्यान में बोला। वो खुद को संग्राम समझकर बोला। वो भूल गया था कि वो शरद है। कुछ कहा आपने? छवि भी संग्राम के ख्यालों में खो गई थी, इसलिए उसने शरद की बात नहीं सुनी थी। अच्छा मैं चलता हूँ, कहकर शरद चला गया। शरद अपने कमरे में आया तो ओम का फोन आया। शरद ने उठाया।
हेलो ओम, क्या बात है? सर वो सहस आया था, कह रहा था आपसे मिलना है। मैंने कह दिया कि मुझे नहीं पता कि आप कहाँ हैं। ओम ने बताया, चलो मैं ही बात कर लूंगा, और बाकी सब तो ठीक है ना? उसने कुछ देर बात करने के बाद शरद ने फोन बंद कर दिया। वो फिर से छवि के बारे में सोचने लगा। उसने छवि को साफ कह तो दिया था, लेकिन वो उससे प्यार करता है या फिर ऐसा क्यों कहती है कि उसे मेरे प्यार का इंतजार है? क्यों? वो सोच रहा था कि उसने फिर से फोन बजने लगा। इस बार सिड का फोन था। उसने उठाया। हेलो। अब हाँ, अब कब आ रहा है? कल आऊंगा। लेकिन अभी तो ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी मम्मी के बारे में एक कड़ी मिली है। जो तुम जानते हो, उस नौकर ने हर्ष को बताया था कि मेरे पापा का तुम्हारी मम्मी से कोई रिश्ता था, क्योंकि उसने बताया तुम्हारे सौतेले पापा तुम्हारी मम्मी से मेरे पापा का नाम लेकर अक्सर लड़ते थे। मुझे हर्ष पर शक हो गया था, तो मैंने उसकी चोरी से पीछा किया और अपने घर पहुंच गया। फिर मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। अच्छा, अब ये जासूसी नॉवल पढ़ना बंद कर और सीधे बता आगे क्या पता चला। संग्राम ने चिढ़कर पूछा। यार, स्टोरी पूरी तो सुना दे, बीच में ना टोकना। सुनाने दे। हाँ, तो मैंने उनकी बातें सुनी, फिर खुद भी पापा से पूछा तो वो बता रहे थे कि तेरे पापा के दोस्त थे मेरे पापा। उन्होंने उनसे वादा किया था कि उनके बाद तेरी मम्मी और तुम दोनों का ध्यान रखेंगे। सो वो तुम्हारी मम्मी का हालचाल पूछने जाते थे। तुम्हारे सौतेले पापा को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इन दोनों का नाम बदनाम किया। पापा ने जाना कम कर दिया, तो तुम्हारे सौतेले पापा ने मम्मी को बहुत तंग कर दिया। वो वहां से भागना चाहती थी। उन्होंने पापा को फोन किया। पापा ने उन्हें ही स्टेशन तक छोड़ा था। फिर ये वापस आ गए थे। वो कहाँ गई इन्हें नहीं पता। सिड बोला, मतलब हम फिर से डेड एंड में आकर फंस गए। चलो कोई नहीं, अब उस भगवान पर बात छोड़ दी। उसे मिलना होगा तो मिला देगा। चल आजा, फिर बैठकर बात करते हैं, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। वो बालकनी में आ गया। छवि भी बालकनी में बैठी काम कर रही थी। उसका शरद की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। शरद जान गया था कि वो शरद को नहीं देखेगी, लेकिन वो खुश था कि वो संग्राम को चाहती है। वो अपनी मम्मी को ढूंढ नहीं पाया, इसका दुख हो रहा था, पर खुशी भी थी कि छवि उसे चाहती है। वो रोज की तरह बालकनी में बैठकर छवि को देखता रहता। छवि काम कर रही थी तो उसे महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, तो उसकी नजर सामने बालकनी में बैठे शरद पर पड़ी। तो शरद मुस्कुरा दिया और अपना काम करने लगा। छवि भी अपना काम करने लगी। अगली सुबह छवि स्कूल गई। वो रोज की तरह काम कर रही थी, पर उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसे बात बात पर संग्राम याद आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। मैडम ने उसे एक दो कामों में देखा था। उससे पूछ रही थी, मतलब कि वो कह क्या रही है, कर कुछ और ही रही है। उसने उससे पूछ लिया, छवि क्या बात है बेटा, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? छवि ने जवाब देते हुए कहा, हाँ जी आंटी जी, तबीयत तो ठीक है। वो असल में मैं वहाँ संग्राम जी से मिली थी। पता नहीं वो बहुत याद आ रहे हैं, बस किसी काम में मन नहीं लग रहा। छवि बोली, वहाँ क्या तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा हुआ जो परेशान हो? नहीं आंटी जी, झगड़ा तो नहीं हुआ। वो जान रहे थे तो सहस ने उन्हें मुझसे अपने हाथों से ले जाने को कहा, पर उन्होंने कहा कि मुझसे पूछो चलेगी या नहीं, तो मैंने कह दिया था कि जिस दिन मुझे उन पर भरोसा होगा तब मैं जाऊंगी। उस वक्त से मैंने उनकी आंखों में अपने लिए जो प्यार देखा था वो मुझे अब बार बार याद आ रहा है। छवि ने अपने दिल की बात बता दी। बेटे, अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है तो तुम उसे यहाँ बुला लो, एक बार बैठकर सब बात क्लियर कर लो। अगर जिस प्यार का तुम्हें इंतजार था वो तुम्हें नजर आ गया है तो तुम्हें अब और उससे दूर नहीं रहना चाहिए। क्यों तुम खुद को और उसे सजा दे रही हो? मैडम ने समझाया, शायद आप ठीक कह रही हो, पर अच्छा आप बताइए, मैंने अपने कानों से सुना कि उन्होंने बुआ से कहा कि ये बच्चा उसका नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं चाहिए। बुआ कह रही थी कि वो इसे खत्म कर देंगी, तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही ये काम कर देगा। ये सब सुनकर मैं क्या समझूं, आप मुझे बताएं।
एक पत्नी जो अपने पति के लिए सब कुछ सहती है, उसके बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, वही पति कहे कि ये बच्चा उसका नहीं है तो उसके और उसके बच्चे दोनों को गाली देने के बराबर है। ये सुनने के बाद मैं उनसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? पर ये मेरा दिल सच में उनसे और सिर्फ उनसे ही प्यार करता है। मुझे लड़कों की कमी नहीं है, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। बोलते बोलते वो रोने लगी और रोती चली गई। मैडम ने उसके कंधों पर हाथ रखा और कहा, बेटी, कई बार इंसान के समझने में गलती हो जाती है। तुम उन दिनों की बातें कर के सोचो कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार था। वो तुमसे प्यार करता था, बच्चे की केयर करता था। प्यार तो वो बहुत करते थे, केयर भी बहुत करते थे, बच्चों को लेकर खुश भी बहुत ज्यादा थे। और जब मिसकैरेज हुआ था तो उन्हें एकदम से बहुत दुख हुआ था, वो रोए भी थे। मुझे लगा कि कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं वो। छवि बोली, तुम एक बार उसे बुलाकर उसके साथ बैठकर बात कर लो, छोटी सी जिंदगी है, यूं ही ना गुजार देना, मैडम ने समझाया। छवि ने रोना बंद किया और मैडम से ओके कहकर मुंह धोने चली गई। शरद कंपनी में काम देख रहा था कि शिव कुमार आया और बोला, सर, नई शर्ट तैयार हो गई हैं, उसकी प्रमोशन के लिए सब तैयार हैं, बस वो मॉडल छुट्टी कर गया, तबीयत खराब हो गई थी उसकी। सर, क्यों ना मॉडलिंग आप कर लो? मॉडल से ज्यादा मॉडर्न तो आप लगते हो, आपका रॉब कपड़ों को फेमस कर देगा। कुछ हिचकिचाहट के बाद शरद मान गया और उसने हर डिजाइन की शर्ट पहनकर मॉडलिंग की। सच में उसका रॉब अलग ही था। वो ऑफिस कुर्सी में बैठा काम करते हुए बहुत जच रहा था। उसका हर पोज अच्छा था। दोपहर को सिट भी आ गया तो वो बोला, मैं भी करूंगा। तो शरद ने 1-2 शर्ट्स इसे भी पहनाकर इससे भी मॉडलिंग करवाई। इसे डार्क कलर पसंद है तो इसे हरे, नीले, लाल कपड़े पहनाओ, शरद बोला। शरद का फोन बजने लगा। उसने नाम पढ़ा और झट से फोन उठा लिया। हेलो सहस, क्या बात है? वो संग्राम की कड़क आवाज में बोला। भैया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि आप अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपकी मम्मी और भाई को जानता हूँ तो सहस बोला, सहस, तुम जानते हो मुझे ऐसी बातों में मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। नहीं भैया, मैं आपसे मजाक क्यों करूँगा? वो तो मैंने सोचा आपको मदर डे पर आपकी मम्मी ही गिफ्ट में दे देता हूँ। सहस बोला। सहस, तुम्हें कैसे पता? आप ये सब छोड़िए, कल मदर्स डे है ना, मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा, आप अपनी माँ को मिल लीजिएगा, कहकर सहस ने फोन बंद कर दिया। शरद पागलों की तरह खड़ा फोन को देखता रह गया। तभी सहस का मैसेज आया। उसने झट से खोलकर देखा और एड्रेस देखकर वो हैरान रह गया। उसने सहस को दोबारा फोन किया। सहस, तुम सच कह रहे हो? इस एड्रेस पर मुझे मेरी मम्मी और भाई मिल जाएंगे? हाँ भैया, सहस ने धीरे से भावुक होकर कहा। शरद की आंखों में आंसू निकल रहे थे। वो और सहस कुछ देर चुप रहे, फिर फोन काट दिया। फोन काटते ही सहस और शरद दोनों रो पड़े। सहस उसी वक्त मनाली के लिए निकल पड़ा। शरद वापस नहीं आया तो सिड उसे देखने आया। उसने देखा कि वो अपनी कुर्सी पर बैठा बेतहाशा रो रहा था। सिड घबरा गया और उसके पास आया। क्या हुआ, तू इस तरह क्यों रो रहा है? सिड बोला तो शरद उससे लिपटकर जोर जोर से रो पड़ा। सिड, मम्मी और छोटे का पता चल गया है। शरद इतना ही बोल पाया। क्या सच्ची? फिर क्यों रो रहा है तू? चलना, चल चल, सिड बोला। वो यही है, ये सहस मेरा छोटा और मैडम मेरी मम्मी है। शरद रोते रोते बोला। सिड भी रो पड़ा। क्या? वो शरद से लिपट गया और बोला, दोस्त, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तुझे आखिर तेरा परिवार मिल ही गया। दोनों रोने लगे, पर ये दुख में नहीं खुशी में रो रहे थे। फिर सिड फोटो खिंचवाने गया। उसने तय किया कि वो कल मदर्स डे पर उनके पास जाएगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा, उससे क्या बात करेगा। काश वक्त वापस लौट जाए, वो छोटा बन जाए, वो भी बिना सोचे समझे माँ की गोद में घुस जाता, माँ भी कुछ बिना पूछे गले लगा लेती। काश कुछ ऐसा हो जाए। वो रो रहा था और सोच रहा था, मैं इनको इतने पास था फिर भी इन्हें पहचान नहीं पाया। काश मैं इन्हें पहचान पाता, इतने करीब रहकर भी इन्हें पहचान नहीं पाया। पर क्या वो भी मुझे पहचानते थे? क्या उनका दिल नहीं किया मुझसे मिलने का? उनकी आंखों में पानी बिना रुके बहे जा रहे थे। इधर मैडम और छवि इस बात पर
पता ही नहीं था। वो आराम से रोज के काम निपटा रही थी। सुबह 6 बजे डोरबेल बजी। उनकी आंखें खुली। छवि और मैडम एक साथ नीचे आई। दरवाजा खोलते ही वो दोनों हैरान हो गए। सामने सहस खड़ा था। दरवाजा खुलते ही उसने अपनी मम्मी के पैर छुए और उन्हें गले लगाकर बोला, हैप्पी मदर्स डे मम्मी जी। अरे तूने बताया ही नहीं, आज तो सच में सरप्राइज कर दिया तूने, मैडम बोली। सहस ने झट से छवि के पैर को छुए और बोला, आपको भी हैप्पी मदर्स डे। जीते रहो, खूब तरक्की करो और सुंदर सुशील लड़की से शादी करके लाओ, छवि ने उसके सर पर हाथ रख के हंसते हुए कहा। वो लोग अंदर आ गए। वो लोग चाय पीकर हटे ही थे कि डोरबेल दोबारा बजी। इस बार सहस खोलने गया तो संग्राम खड़ा था। संग्राम ने उसे सिर से पैर तक देखते हुए पूछा, सहस क्या ये सच है जो तुमने बोला था? सहस ने नम आंखों से सर हिला के हाँ कहा तो संग्राम उससे लिपट गया। संग्राम आज फिर से चेहरे पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनकर आया था। छवि चाय के कप किचन में रखने गई थी। अभी मौली आई नहीं थी तो उसने सोचा कि मौली आई होगी तो उसे नाश्ते के लिए आलू उबलने के लिए गैस पर रखने लगी। जब सहस को आने में कुछ समय लगा तो मम्मी उसे देखने के लिए दरवाजे पर आई। उसे किसी के गले लगे पाया तो उसने हैरानी से पूछा, सहस कौन आया है? बेटा मम्मी ये आपका गिफ्ट है, मदर्स डे का गिफ्ट, मैं संग्राम भैया को लाया हूँ, सहस ने रोते रोते कहा और संग्राम को मम्मी के आगे कर दिया। तीनों की आंखों से आंसू बरस रहे थे। मम्मी कुछ देर संग्राम को देखती रही, फिर उससे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर छवि किचन से भागी हुई आई। क्या हुआ? हाँ, छवि पूरा शब्द बोल ही नहीं पाई थी कि संग्राम को देखकर ठिठक गई। वो उन तीनों को ऐसे देखकर कुछ समझ गई थी। संग्राम ने उसकी तरफ देखकर पूछा, छवि तुम यहाँ कब आई? मेरा मतलब तुम तब से यहीं रहती हो? संग्राम ने ऐसे जताया कि वो अभी मिले हों। हाँ जी, मैं तब से यहीं हूँ, छवि बोली। वो लोग अंदर आकर बैठ गए। भैया ये सब इन्हीं की बदौलत है कि हम मिल पाए, सहस बोला। छवि ने तुम्हें मेरा नंबर मिला? संग्राम से पूछा। नंबर नहीं, आप मिले। असल में मैं मम्मी से झूठ बोलकर अहमदाबाद गया था। मैं वहां आपको ढूंढने गया था, तब माफ करना भैया, लेकिन सच यही है कि मेरा भाभी पर दिल आ गया था। लेकिन जब इन्होंने आपकी पेंटिंग बनाई तो वो मुझे खुद की पेंटिंग लगी। फिर मुझे भाभी ने बताया कि वो शादीशुदा हैं और आप उनके पति हैं। तब से मैं इन्हें भाभी माँ समझने लगा। मैं आपका नाम सुनकर ही जान गया कि आप मेरे भैया हैं। फिर मैं आपसे मिलने के बहाने ढूंढने लगा। मैं आपके घर के ड्राइवर से आपके बारे में पूछता था तो मुझे दुख होता था। जब मैं आपके भाभी के साथ ये व्यवहार के बारे में सोचता, मैंने उस दिन आपको चेतावनी देनी चाहिए, फिर सब बदल गया। आप इससे अच्छे से पेश आने लगे। मैंने मम्मी को भी बता दिया था कि आप मिल गए हैं। मैं आपके पास जाने ही वाला था कि आप लोग अलग हो गए और आपका कहीं पता न चला। फिर मम्मी ने मुझे रोक दिया, यह कहकर कि आप हमसे नफरत करते होंगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हो तो मैंने आपको फोन कर दिया। सहस ने सारी कहानी सुनाकर ही दम लिया। छवि ने उन दोनों की तरफ देखा और बोली, आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? बेटे मुझे डर था मेरा संग्राम कहीं मुझसे नफरत ना करता हो और कहीं वो मुझे धुतकार ना दे, मम्मी बोली। मम्मी जी मैं आपसे जितनी भी नफरत करूं मैं आपको धुतकार नहीं सकता, पर एक बात का दुख जरूर था कि आप छोटू को ले गई और मुझे नहीं लेकर आई, संग्राम बोला। बेटा मेरा दिल नहीं था तुम्हें छोड़ने का, पर मजबूरी थी। एक तो उसने तुम्हारे अंदर मेरे खिलाफ नफरत भर दी थी और दूसरे तुम इंडिया के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे जिसका खर्चा मैं उठा नहीं सकती थी और अपनी वजह से तुम्हारा सुंदर भविष्य खराब नहीं करना चाहती थी, मम्मी बोली। संग्राम को जानकर शांति मिली कि उसकी मम्मी ने उसे उसकी खुशी के लिए छोड़ा, अपनी खुशी के लिए नहीं। उसने मम्मी को गले लगाकर कहा, मम्मी जी माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आपको गलत समझा। मैं उन लोगों की बातों में आकर आपसे इतने सालों तक नफरत करता रहा। मुझे सच में कुछ दिन पहले ही पता चला कि ये मेरा असली पिता नहीं है। मैं तो अब तक उसे ही अपना पिता समझता रहा, पर अब सब ठीक हो गया है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम मिलकर रहेंगे।
मैंने उन सबको जेल भेज दिया है। उनके किए की सजा उन्हें मिल गई। बेटे, जेल की सजा उसे बंदे के लिए काफी नहीं है। उसने हमारे परिवार को बहुत तकलीफ दी है। उसे कभी चैन ना मिले। मम्मी बोली। मम्मी, मैं उस वक्त काफी छोटा था जब मुझे स्कूल में डाल दिया गया था। उस वक्त मुझे सिर्फ नाना जी मिलते थे। फिर जब से ये पापा आने लगे तो मैं इन्हें ही अपना असली पिता समझने लगा। फिर मैं उनके रंग में रंगता चला गया। मम्मी, उन लोगों ने मेरे 18 होते ही मुझे जला के मारने की कोशिश की। मैं बच गया, लेकिन तब से मुझे इन लोगों पर शक होने लगा। अब पता चला कि इन्होंने ये काम करवाया था। ये चाहते थे कि मैं मर जाऊं और जायदाद इनके नाम हो जाए, लेकिन बुरी किस्मत ने मुझे उन लोगों के बीच छोड़ा था, तो अच्छी किस्मत ने मुझे रवि और सिद्धार्थ जैसे दोस्त मिल गए। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, हर कदम पे मेरा साथ रहे। मम्मी, आपको पता है सिद्धार्थ अनिल अंकल का बेटा है, आप जानते हो ना उनको? संग्राम बोला। अच्छा, अनिल का बेटा है। कैसे हैं वो लोग? अगर अनिल ना होता तो हम यहाँ ना आ पाते। उन्होंने मुझे किसी तरह स्टेशन पहुंचाया। पहले हम कुछ देर मेरी मासी का घर कुल्लू रहे, फिर मुझे मनाली स्कूल में काम मिल गया। हम यहाँ आ गए। मैंने तुम्हारे नाम पर एक लॉटरी खरीदी और तुम्हारी किस्मत ने हमारी किस्मत बदल दी। हमारी 20 लाख की लॉटरी निकल गई। उसी पैसों से मैंने ये स्कूल खरीदा। उस वक्त रेट कम थे और ये सारी जमीन हमें 10 लाख में मिल गई। बाकी के पैसे से ये बिल्डिंग बना ली। बस उस दिन से पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेटा, तुझे हम कभी नहीं भूले। जब इसने तुम्हें पहली बार देखा तो इसने मुझे फोन करके बताया। मैं बहुत खुश हुई। लग रहा था मानो वो नहीं, मैंने ही तुम्हें खुद देख लिया हो। फिर जब छवि यहाँ आई और मैंने इसे बताया कि तुम्हें तसल्ली हुई, वो गलत हाथों में नहीं पड़ी। तभी मौली भी आ गई। वो इन सबको बैठे देखकर उनकी तरफ आई और सहस को तो उसने नमस्ते बोला, लेकिन जैसे ही संग्राम का चेहरा देखा तो वो चीख पड़ी। छवि ने किचन से आकर उसे पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। वो तब से रसोई में ही इसी वजह से थी कि वो मौली को पहले ही सब बता देगी, पर उसे क्या पता था कि वो आते ही लिविंग रूम में चली जाएगी। मौली, ये मेरे पति हैं और इन्हें कल ही पता चला है कि ये मैडम के बेटे हैं और इन्हें लगभग 20 साल बाद मिले हैं। ये जल गए थे, यह तब से इनका चेहरा ऐसा हो गया है। प्लीज आइंदा से ऐसा ना करना। छवि ने उसे समझाया। क्या सच में वो मैडम के बेटे हैं और आपके पति हैं? मैं तो डर ही गई थी। सॉरी, अब नहीं चिल्लाऊंगी, कहकर वो चाय लेकर कमरे में गई और संग्राम को नमस्ते बोली। छवि भी मैडम के साथ बैठ गई। छवि, तुम कैसी हो? तुमने दोबारा फोन नहीं किया? छवि, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, गुस्सा मत होना, मैं तुम्हें अभी बहुत कुछ बताना है, लेकिन सबसे पहले एक सबसे जरूरी बात यह है कि मैं जैसा दिख रहा हूँ वैसा नहीं हूँ। मैं जब जला था उसी वक्त प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी, पर मैं ये जलने वालों को पकड़ना चाहता था कि जिन्होंने मुझे जलाने की कोशिश की थी, इसलिए ऐसा रूप रखा। असल में मैं ऐसा हूं ही नहीं, कहकर संग्राम ने अपने दस्ताने खोल दिए, फिर मास्क उतारा, वेट पेपर से अपना मुंह साफ किया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। शरद, मम्मी बोली, शरद तुम संग्राम बनकर क्यों आए? मैं कुछ अच्छा समझती, लेकिन आप मुझे पाने के लिए संग्राम बनकर आए। बहुत ही घटिया है ये सब। आपने सोच भी कैसे लिया कि अगर आप संग्राम बनकर आएंगे तो मैं आपको अपना लूंगी? कभी नहीं, कहकर छवि जाने लगी तो संग्राम ने उसका हाथ पकड़कर जाने से रोक दिया और वापस सोफे पर बिठा दिया। छवि, मैंने पहले कहा था कि नाराज मत होना। असल में मैं शरद ये संग्राम बनकर नहीं आया, बल्कि संग्राम से शरद बनकर आया हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह पाया। तुम्हारे आने के बाद मैं यह सोचकर चुप हो गया कि अब तुम अपनी खुशी में खुशी हो गई होगी। एक दिन तुम्हारा फोन आया, तुम कुछ बोली नहीं। मेरे दिल में घबराहट हुई, शायद तुम किसी मुसीबत में हो, तो मैं सारी रात सफर करके तुमसे मिलने आ गया। बहुत ढूंढने के बाद तुम मिली, पर तुमने मुझे इस रूप में पहचाना ही नहीं और तुमसे पता चला कि तुम मुझे यानी संग्राम से नफरत करती हो, तो मैं शरद बनकर रह गया। मैंने ये सब तुम्हारे प्यार के लिए किया। मैंने यही कंपनी खरीद लिया और बिजनेस करने लगा। मैंने तुम्हारे सामने घर लिया ताकि तुम्हें देख सकूं। बेटे, तुम्हें हमें बता तो सकते थे कि मम्मी बोली। आप लोगों को तब से पहचानता नहीं था, इसलिए नहीं बताया। ये बात संग्राम ने बोली।
हाँ बेटा, ये बात तो सच कह रहे हो, मम्मी बोली। वैसे भैया आपने बहुत कुछ झेला है, आपने सबसे ज्यादा तकलीफ सही है। सहस बोला, बस सह गया, लेकिन अब और नहीं। छवि तुम। संग्राम अभी बोल ही रहा था कि छवि उसे देखते देखते रो पड़ी और रोते रोते उठकर ऊपर चली गई। सहस उसके पीछे जाने लगा तो मम्मी ने उसे रोक दिया और संग्राम से बोली, संग्राम बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अभी वो बेचारी पहले सदमे से ही नहीं बाहर आई थी कि तुमने अब ये और झटका दे दिया। अब तुम खुद जाओ उसे मनाने, कहकर मम्मी ने सहस से कहा, तुम यहाँ आओ जरा, तुम छवि के साथ क्यों नहीं आए थे? भैया, मम्मी, मैं भैया के बारे में ही पता लगा रहा था। मुझे पता चला कि पापा और उस औरत को पुलिस ने पकड़ लिया था, इसलिए मैं देखना चाहता था कि भैया ठीक हैं या नहीं। जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझे पता चला कि भैया हमें ढूंढ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे अब सब कुछ बता देना चाहिए, बस इसलिए बता दिया, सहस ने बताया। संग्राम छवि के पीछे उसके कमरे में गया और बोला, छवि, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर मैं क्या करता, मैं दुश्मनों से घिरा पड़ा था। जब तुम शुरू में आई थी तो मुझे लगा था कि तुम भी इन्हीं का कोई मोहरा ना हो। फिर जब मुझे विश्वास हो गया कि तुम इनका मोहरा नहीं हो तो मैं तुम्हें सरेआम प्यार करने लगा। ये भी मेरी गलती हुई, जिसका खामियाजा मुझे अपना बच्चा खो के भरना पड़ा। लेकिन मैंने तो अपने कानों से आपको बुआ जी से बात करते हुए सुना था कि वो बच्चा आपका नहीं है, इसलिए आप इसे खत्म कर देंगे। छवि की धड़कनें तेज हो गई थी और हाथ पांव कांप रहे थे, पर उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, वो सब झूठ है पगली। मैंने कुछ दिन पहले बुआ से बचाने के लिए कह दिया था कि मैं बाप नहीं बन सकता। मुझे ये था कि अब वो तुम्हें तंग नहीं करेंगी, पर उन्हें भी पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं क्या करता? वो मुझे कहने लगी कि ये बच्चा किसका है, बस इसलिए मुझे वो नाटक करना पड़ा। यहाँ भी तुम्हें और अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने उन्हें खो दिया। आप कुछ मत करना, मैं खुद ही उसे मारूंगा। मुझे पता नहीं था कि तुम सुन लोगी। मैं तुम्हें कभी नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, संग्राम ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। छवि उसकी तरफ देखती रही, फिर नखरा दिखाते हुए बोली, आपने मुझे बहुत परेशान किया है, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अच्छा ये लो, कान पकड़ के सॉरी कहूँ, मुर्गा बन जाऊं? संग्राम कान पकड़कर बोला। छवि ने एकदम से पलटकर उसे गले लगा लिया। संग्राम ने भी उसे गले लगा लिया और बोला, अब कोई दुख नहीं होने दूंगा तुम्हें। इतने समय बाद एक दूसरे के गले लगकर दोनों की ही धड़कनें बढ़ गई, सांसें चलने लगी। संग्राम ने उसके होठों को चूमने लगा। छवि की सांस फूल गई, उसे लगा कि उसका दम घुट जाएगा। तब संग्राम ने उसे छोड़ा और धीरे धीरे उसकी पीठ मसलने लगा। अच्छा चलो अब वापस चलें, नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे। छवि बोली, अभी जी भर के तुमसे मिल तो लूं। संग्राम दोबारा उससे लिपटता हुआ बोला, चलो भी, मम्मी और सहस भी तो तुम्हें इतनी दिनों बाद मिले हैं, चलो अब। छवि उसे धकेलते हुए बोली, अरे यार, पहले खुद ही बहाने से ऊपर लेके आई, अब खुद ही धक्के मार रही हो। संग्राम अभी उससे लिपटा हुआ बोला। फिर वो नीचे आ गए। सबने उन दोनों की तरफ देखा। छवि शर्मा गई। सब डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिए। मम्मी ने कहा, आओ बेटा, खाना लग गया है। फिर सभी ने नाश्ता करने लगे। तभी डोरबेल बजी। मौली ने खोला तो सिड आया हुआ था। उसे संग्राम ने मैसेज किया था, ऑल आउट, और वो आ गया। अच्छा जी, हमारे बिना ही खाना शुरू कर दिया? हाँ, अब पत्नी मिल गई, मम्मी मिल गई, और सबसे बड़ी बात, सगा भाई मिल गया। तो मुझ जैसे दोस्त की क्या ही जरूरत? जिस काम के लिए जरूरत थी, जब वही हो गया है तो मेरी क्या जरूरत है? सिड संग्राम को देखते हुए बोला। उसने आंटी के पैर छुए, सहस के साथ हाथ मिलाया और छवि को नमस्ते कहा। अरे अब फिल्मी डायलॉग ना बोल और चुपचाप नाश्ता कर ले, मैंने अभी खाया नहीं है, आ जाओ, संग्राम बोला। फिर वो संग्राम के दूसरी तरफ बैठ गया। आज सदियों बाद सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। मम्मी खाने से पहले भगवान की प्रार्थना की, भगवान मेरे परिवार को खुशियां दे, ऐसे बनाए रखना। संग्राम, वो हर्ष को बता दे क्या? सिड ने पूछा। यार बता दे,
अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसने भी काफी कोशिश की। अब उसकी मम्मी पापा के किए की सजा उसे तो नहीं दे सकते। संग्राम बोला, हाँ यार, बड़ा अच्छा लड़का है। मुझे पहले तो वो चालाक लगा था, इतने झूठ बोलता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो सब कुछ सच बोल रहा था। सिड बोला, अच्छा अब सब चुप होकर खाना खा लो। कहते हैं खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, तो खाना गधे के पेट में चला जाता है। मम्मी बोली, अरे अरे मम्मी के होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं माँ की दुआएं आसमान तक जाती हैं और बच्चों का भला होता है। सहस बोला, हाँ ठीक है, कहकर मम्मी ने मौली को रोटी लाने के लिए आवाज लगाई। छवि खुद उठकर लेने के लिए चली गई। खाना खाने के बाद सभी लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। फिर संग्राम सिड के साथ कंपनी चला गया। सहस आराम करने के लिए घर में रुक गया। दोनों सास बहू स्कूल चली गई। आज छवि बहुत खुश थी। एक तो उसे संग्राम वापस मिल गया, दूसरे उसे परिवार मिल गया, माँ मिल गई और भाई मिल गया। उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। अक्सर हम दुआ करते हैं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन ठीक तभी होता है जब भगवान चाहते हैं। छवि ने अपने मन में सोच ही रही थी कि भगवान ने हर बात के लिए सही वक्त चुनते हैं और वक्त आते ही सब ठीक कर देते हैं। संग्राम, मैंने हर्ष को फोन कर दिया है और शाम की फ्लाइट से आ रहा है। सिड बोला, सिड, मुझे अभी भी उससे थोड़ा डर लगता है कि कहीं वो ऐसा बनके नाटक तो नहीं कर रहा। संग्राम बोला, पता नहीं, उस दिन जिस तरह वो बातें कर रहा था और रो रहा था, उससे तो लगता है कि वो ऐसा ही है। वो सच में तुमसे और तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार करता है। तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। सिड बोला। संग्राम का दिल फिर से घबरा रहा था। उसे मन में सोचा कि भगवान करे कि सिड की बात सच हो, वो सच में ऐसा ही हो। हर शाम की बजाय दोपहर में ही मनाली आ गया। वो स्कूल के बाहर इंतजार कर रहा था। उसे छवि और मम्मी आती हुई दिखे। उसे देखकर वो उसके पास आई और बोली, हर्ष तुम आ गए, उनका फोन आया था, वो कह रहे थे कि तुम शाम तक आओगे। चलो अच्छा किया आ गए। हर्ष, ये मम्मी है। छवि ने मम्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा। छवि ने देखा कि हर्ष के चेहरे पर प्यार की जगह नफरत थी। छवि उसके हाथ में एक चमकदार चीज की चमक से घबरा गई। उसने देखा कि हर्ष ने एक चाकू निकाल लिया था और वो मम्मी को मारने लगा था। छवि ने मम्मी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और चाकू अपने पेट के अंदर, छवि के पेट के अंदर तक चला गया। भाभी, आप क्यों आ गई आगे? मैंने तो बस इनसे पूछना था कि मुझे सिर्फ इनसे शिकायत है। उन्होंने उस वक्त मुझे कहा था कि तुम मेरे सहस और संग्राम जैसे हो। जब ये आई तो इन्होंने एक बार भी मुझे याद नहीं किया, बस छोटू को लेकर आ गई। मैं इनकी लाइफ में कहीं नहीं था। मैंने ये मारना नहीं चाहता, मैं तो बस डरा रहा था। आप क्यों बीच में आ गई? वो बोल रहा था और रो रहा था। मम्मी बड़ी मुश्किल से उठी और छवि के पास आई और हर्ष की तरफ देखा, जो छवि को गोद में लिए रो रहा था। मम्मी ने जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाई। उन्होंने सहस को भी फोन कर दिया। पुलिस भी आ गई और हर्ष को पकड़ लिया। सहस एम्बुलेंस से पहले आ गया। उसने खून रोकने के लिए उसकी कमर पर एक चुन्नी बांध दी थी। खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सहस ने कार उठाई और छवि, मम्मी और मौली को लेकर हॉस्पिटल आ गया। डॉक्टर उसे उसी वक्त ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तीनों बाहर बैठे वेट कर रहे थे। मम्मी तो रोई जा रही थी। ये चाकू मेरे लगना था, मैंने मरना था, पर ये आगे आ गई। वो रोई जा रही थी और बोले जा रही थी। सहस ने संग्राम को भी फोन कर दिया था। उसने हर्ष की बात नहीं बताई। कुछ देर बाद संग्राम सिड के साथ आ गया। क्या हुआ? सुबह तक तो सब ठीक था, संग्राम ने सहस से पूछा। तब सहस ने सारी बात बताई। सुनकर संग्राम के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी मम्मी के पास गया। उसने मम्मी को गले लगा लिया और बोला, ये क्या हो गया मम्मी? आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं बेटा, उसने मुझे तो दूर धकेल दिया और खुद आगे आ गई। मम्मी रोते हुए बोली। मम्मी सब ठीक हो जाएगा, कहकर उसने मम्मी को हौसला दिया। कुछ देर में छवि बाहर आई। डॉक्टर बोले, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है और कोई नस भी नहीं कटी है, तो इसलिए बचाव हो गया। अब ये खतरे से बिल्कुल भी बाहर है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा, कहकर डॉक्टर चले गए। सबकी जान में जान आई। मम्मी ने भी अब जाकर अपनी बाहें पर आई हल्की सी चोट पर दवाई लगाई।
संग्राम ने चैन की सांस ली। तभी उसे सिड का फोन आया। वो पुलिस स्टेशन गया था हर्ष के सिलसिले में पूछताछ के लिए। भाग 13 टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। अगर आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है, हम इसके आगे के पार्ट डालेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और प्लीज़ आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते, प्लीज़ दोस्तों लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। हर हर महादेव दोस्तों।